नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज मेरे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसको ज़रा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर बात करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला, जो कांगड़ा चाय की चिकित्सीय उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है आपके चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है बौद्ध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें किस संस्थान के अनुसार कांगड़ा चाय कोरोना विषाणु की सक्रियता को कम करती है? तो राइट आंसर है हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर। और ये पालमपुर जो नाम दे रखा है तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और विद्यार्थियों, इसके बारे में मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दूं कि ये हिमालय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के जो निदेशक हैं संजय कुमार, उन्होंने बताया है कि कांगड़ा चाय कोरोना विषाणु की सक्रियता को कम करती है। इस चाय में चिकित्सीय गुण हैं और इसका इस्तेमाल कोरोना के बचाव के रूप में किया जा सकता है। कांगड़ा चाय में मौजूद प्रोटीन कोरोना विषाणु के उन प्रोटीन को निष्क्रिय कर देता है जिससे वह मानव कोशिका के अंदर पहुंचता है। और इस संस्थान की ओर से चाय के सत्व वाला यानी कि पाउडर के रूप में सत्व वाला सैनिटाइजर भी बनाया गया है। तो इस संस्थान के बारे में आपको जो अतिरिक्त मैंने जानकारी दी है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से ये कि इस कांगड़ा चाय की जो चिकित्सीय गुण है उसकी वजह से कोरोना के बचाव में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये यहाँ के जो संस्थान की जो निदेशक है उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि इस चाय के साथ से जैव सैनिटाइजर भी बनाया गया है और इसकी क्या उपयोगिता है वो आपको ध्यान रखना है। और ये पालमपुर जो हिमाचल प्रदेश में है ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए भारत के अलग अलग क्षेत्र की चाय की अपनी अपनी अलग अलग उपयोगिताएं हैं। जैसे हम देखें, जो दार्जिलिंग की चाय वो सुगंधित चाय के रूप में जानी जाती है पूरे विश्व में। इसी तरह से नीलगिरी की चाय वो अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। तो यहाँ कांगड़ा चाय की आपने चिकित्सीय उपयोगिता जान ली है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार की अनुशंसा के लिए सरकार ने किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो राइट आंसर है आपके राजेश भूषण। तो इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है और ये समिति वर्तमान दवा नियामक प्रणाली का अध्ययन करेगी और सुधारों की अनुशंसा सरकार को सौंपेगी ताकि प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढाला जा सके और इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ये समिति 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, जिसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है और इसका कार्य क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बौद्ध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ये परियोजना कौन सी नदी पर बनना प्रस्तावित है? तो राइट आंसर है इंद्रावती नदी। विद्यार्थियों, आपको मैं इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दूं। ये परियोजना 40 वर्षों से लंबित थी, यानी कि इस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा था, सरकार की तरफ से इस पर सहमति नहीं बनी थी। तो ये 40 साल से लंबित थी ये परियोजना, जिस पर अब काम शुरू होना है। ये परियोजना छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के गांव बारासुर के पास बनेगी और इस परियोजना की कुल लागत 25,653 करोड़ रुपए है। इसमें 3,66,580 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी और 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन
यहाँ किया जा सकेगा। तो ये प्रस्तावित है इसमें। और इस परियोजना से बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर इन जिलों में सिंचाई होगी। तो विद्यार्थियों, आपको इस परियोजना के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से राज्य की परियोजना है, तो छत्तीसगढ़ की। और दूसरा ये भी आपको याद रखना है कि ये कौन सी जिले में बन रही है, तो दंतेवाड़ा जिले में। और जिस गांव के पास, तो वो गांव का नाम भी आपको याद रखना है, बारसूर। और इस परियोजना की लागत आपको याद रखनी है 22,653 करोड़ रुपया। और कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी, तो वो भी आपको याद रखना है 3,66,580 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई। और विद्युत उत्पादन का भी लक्ष्य आपको याद रखना है 300 मेगावाट। और कितने जिलों में सिंचाई जो है उपलब्ध हो सकेगी, तो दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित एरिया है पूरा। और इस बस्तर संभाग में जो जिले आते हैं, तो एक तो बस्तर है ही, इसके अलावा दंतेवाड़ा, सुकमा और ये बीजापुर, तो ये नक्सल प्रभावित एरिया है पूरी तरह से। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम आपको याद है, भूपेश बघेल। तो आपको इसमें नदी का नाम भी याद रखना है और कौन सी नदी बन रही है। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताएं वो सब आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, फ्रांस से कितने रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया गया था, तो राइट आंसर है 36 लड़ाकू विमान खरीदे जाने का समझौता किया गया था फ्रांस के साथ। विद्यार्थियों, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि अभी हाल ही में इस बात पर यह चर्चा चल रही थी कि फ्रांस में कोरोना महामारी का प्रकोप है, तो हो सकता है रफाल लड़ाकू विमान भारत को जो आपूर्ति की जानी है उसमें देरी हो जाए। परंतु यहाँ भारत में जो फ्रांस के राजदूत हैं, जिनका नाम मैं आपको बताऊं, इमैनुअल लेनिन, उन्होंने कहा है कि इससे महामारी का जो प्रकोप है फ्रांस पर, परंतु उससे इसकी जो है आपूर्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समय पर रफाल लड़ाकू विमान भारत को सौंपे जाएंगे। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए भारत के फ्रांस के साथ सितंबर 2016 में 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 58,000 करोड़ रुपए की लागत वाला अंतर सरकारी समझौता हुआ था। यहाँ पर मैं अंतर सरकारी समझौता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, दोनों सरकारों के बीच ये समझौता हुआ इसलिए। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 अक्टूबर 2019 को फ्रांस में एक हवाई पट्टी पर पहला रफाल लड़ाकू विमान प्राप्त किया था, यह आपको याद होगा। और आपको इसमें जो अतिरिक्त जानकारी मैंने बताई है वो आपको ध्यान रखना है कि ये समझौता कब हुआ था, 2016। कितने रफाल का है, 36। और कितने का है ये समझौता, तो 58,000 करोड़। और जो मैंने नाम बताया राजदूत का, जो भारत में फ्रांस के राजदूत है, उनका नाम आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, आप हिंदी में भी नाम याद रखा करो क्योंकि कई बार एग्जाम में होता है वो अंग्रेजी में नाम नहीं लिखता है। तो CDS यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, जिसको हिंदी में हम बोलें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने PM केयर्स फंड में 1 वर्ष तक हर महीने कितने रुपए दान करने की घोषणा की है, तो राइट आंसर है 50,000 रुपया। यानी कि वो 50,000 रुपया हर महीने PM केयर फंड में दान करेंगे और 12 महीने तक के लिए उन्होंने ये कहा है। तो आपको अगला क्वेश्चन देखना है, अम्फान चक्रवात से कितने देश प्रभावित हुए हैं, तो राइट आंसर है 2, यानी कि भारत और बांग्लादेश, ये 2 देश इससे अम्फान से जो है प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर दोनों देशों में इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, हांगकांग के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर
कौन रहे हैं जिन्होंने कहा है कि चीन ने अर्ध स्वायत्त क्षेत्र हांगकांग पर अपना नियंत्रण बढ़ा करके उसे धोखा दिया है? तो राइट आंसर है क्रिस पैटन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हांगकांग के बारे में बताया था कि क्योंकि चीन की जो है पार्लियामेंट में भी यहाँ हांगकांग पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए विधेयक पास हो रहा है। और एक मैंने आपको बताया था कि हांगकांग की विधायिका में चीन समर्थकों ने वहाँ पर जो है चीन के राष्ट्रगान के अपमान को अपराध मानने का विधेयक पेश किया जाना प्रस्तावित है। तो इसीलिए यहाँ पर ये ब्रिटिश जो गवर्नर जो रहे हांगकांग के अंतिम क्रिस पैटन, इन्होंने बयान दिया है कि ये उस समझौते का उल्लंघन है जो ब्रिटेन का जो चीन के साथ समझौता हुआ था। विद्यार्थियों, आपको मालूम है 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंपा था इस शर्त पर कि यहाँ हांगकांग में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रहेगी और चीन में जैसी व्यवस्था है वो उनके यहाँ रहेगी, यानी कि एक देश दो जो है शासन प्रणालियाँ, इस शर्त के साथ जो सौंपा था हांगकांग को। परंतु अब चीन यहाँ हांगकांग में ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करना चाह रहा है और अपनी जैसी व्यवस्था वहाँ पर लागू करना चाह रहा है। तो इसकी इन्होंने आलोचना की है, उन्होंने कहा है कि ये समझौते का उल्लंघन है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर है इजराइल। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम की जिला अदालत में जो है वहाँ पर पेश हुए, उनके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं वो सब बेबुनियाद हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में आप जानते हो विद्यार्थियों, वो इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। और आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था इस बारे में कि 500 दिनों तक वहाँ कार्यवाहक सरकार रही जिसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रहे, और अब जाकर वहाँ पर स्थायी सरकार जो है बनी है और बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में। तो इस अब जो है इनके खिलाफ यहाँ भ्रष्टाचार का ये मुकदमा शुरू हुआ है यरूशलेम की अदालत में। तो आपको ध्यान रखना है यरूशलेम का नाम। और एक क्वेश्चन जो मैंने अब आपको बताया कि इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी आयोग गठित किया जाएगा? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रवासी आयोग का गठन किया जाएगा और इस जो है आयोग के तहत श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान कहाँ पर है? तो राइट आंसर है दिल्ली। विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ा आपको अतिरिक्त जानकारी दूं। दिल्ली में ये जो संस्थान है, तो इस संस्थान के बारे में एक जो विशेष जानकारी ये है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए इस संस्थान को कोरोना स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जो है स्थापित किया गया है या कोरोना स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। और इस संस्थान में अब तक आयुर्वेदिक पद्धति से 57 कोरोना मरीजों को ठीक किया जा चुका है। ये देश का पहला संस्थान है जहां आयुर्वेदिक पद्धति से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है और इस संस्थान में कोरोना के कम और थोड़ी ज़्यादा लक्षण वाले मरीजों का उपचार किया जा रहा है। तो आपको इसके बारे में जो मैंने अतिरिक्त जानकारी दी उसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको कि ये देश का पहला संस्थान है जहां पर आयुर्वेदिक पद्धति से कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और ये जहां पर है वो आपको याद रखना है, दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया से जुड़े
2749 खिलाड़ियों में से प्रत्येक के खाते में कितनी राशि जमा कराई है? तो राइट आंसर है 30,000, यानी कि प्रत्येक खिलाड़ियों के खाते में 30,000 रुपया सरकार ने जमा कराया है। और ये खिलाड़ियों की जो संख्या लिखी हुई है आपके 2749, तो 2749 के खाते में तो सरकार ने 30,000 रुपया जमा करा दिया है, परंतु अब 144 खिलाड़ी और हैं जो खेलो इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनके खाते में भी मई के अंत तक 30,000 रुपया उनके खाते में जमा करा दिया जाएगा। और ये जो पैसा भत्ते के रूप में जमा कराया है तो 2020-21 की पहली तिमाही के रूप में है। और इन भत्तों में खिलाड़ियों के अपने गृह नगर की यात्रा करने, घर में रहते हुए भोजन और भोजन का जो खर्च है वो, और उनके अन्य खर्चों को इस भत्ते में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, अभी तो ये संख्या आपको जो मैं लिख रखी इसमें 2749 खिलाड़ियों का और 144 का भी आपको ध्यान रखना है, जो आगे मई के लास्ट तक जमा करा दिया जाएगा उनके खाते में। तो टोटल खिलाड़ियों की संख्या आपको याद रखनी है जो खेलो इंडिया से जुड़े हुए हैं, 2749 और 144 जो आगे उनके खाते में जमा कराना है। तो टोटल जो संख्या आपको खिलाड़ियों की याद रखनी है, और 30,000 की जो है भी आपको याद रखना है। और ये पहली जो है तिमाही 2020-21 की पहली तिमाही का ये खर्चा है जो भत्ते के रूप में उनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, किसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय लाइजिंग अधिकारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है रुक्मैया मीणा, और ये रेलवे में है अधिकारी। इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लोगों की जो है काफ़ी सहायता की है, भोजन उपलब्ध कराना, उनको जो है मास्क उपलब्ध कराना, ये सारे कार्य इन्होंने किए हैं, इसीलिए इनको ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रदान किया है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।